यानी विदेशी अंग्रेजों के गुलामी से हम आजाद तो हो गए, मगर दूसरे विदेशी जो ब्राह्मण हैं उन लोगों के गुलामी में फंस गए। संविधान की रक्षा करने की जो बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा संविधान के विरोध में इमरजेंसी लागू की थी, जंगली जानवरों की गिनती की और तमाम लोगों की गिनती की, मगर ओबीसी की गिनती नहीं की। तो हमारे लोग गधे बनते हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस के बारे में तो बताना पड़ेगा। मुद्दे कौन लोग चुराते हैं? जो बददिमाग होते हैं, उनके पास कोई दिमाग नहीं होता है, अपने दिमाग से जब मुद्दे नहीं ढूंढ सकते तो दूसरों के बने बनाए मुद्दों में से ही मुद्दे चुरा लेते हैं। मुसलमान जितना ज्यादा असुरक्षित रहेगा उतना ज्यादा हमको वोट देगा, क्योंकि इतनी सारी बातें बताने के लिए औकात चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी के राज में परराष्ट्र मंत्री हुआ करते थे तो जनता पार्टी में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जनता पार्टी से बाहर आ गए और बाहर आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी प्रजा है, विदेशी लोग हैं, मगर इन विदेशी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। असल में ये विदेशी लोग हैं, उन्होंने विदेशी जनता पार्टी बनानी चाहिए थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो इन लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी बनाई, ये भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। आप लोगों को ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 3.5% लोगों की ही नेशनल कांग्रेस है और 3.5% लोगों की ही भारतीय जनता पार्टी है। ये दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टियां है। इन्हीं दोनों पार्टियों का भारत में राज है। कांग्रेस जाती है तो भारतीय जनता पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी जाती है तो कांग्रेस आती है। यानी एक ब्राह्मण का राज समाप्त होता है तो दूसरा ब्राह्मण का राज स्थापित होता है। यानी इसका मतलब है अंग्रेज जो विदेशी थे उनके गुलामी से हम लोग आजाद हुए, मगर ब्राह्मणों के जो विदेशी है उनके गुलामी में फंस गए। यानी विदेशी अंग्रेजों के गुलामी से हम आजाद तो हो गए, मगर दूसरे विदेशी जो ब्राह्मण हैं उन लोगों के गुलामी में फंस गए। तो इसलिए साथियों, ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जो हमारे लोगों के हैं वो भी इस तरह की सच्चाई बताने के लिए उनके पास एक तो जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, विचारधारा नहीं है, अनुभव नहीं है, औकात नहीं है। क्योंकि इतनी सारी बातें बताने के लिए औकात चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो इसलिए साथियों, हम लोगों ने ये जो 3.5% ब्राह्मणों के नियंत्रण में भारत की राजनीति है उसमें बदलाव लाने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के देश भर के 100 से ज्यादा पार्टी के लोग शामिल है। यानी ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा कोई पार्टी का नाम नहीं है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के 100 से ज्यादा दल है भारत में, उन्होंने मिलजुल कर बनाया हुआ एक गठबंधन है। जैसे कांग्रेस ने अपना एक गठबंधन बनाया, उसी तरह से बीजेपी ने एक गठबंधन बनाया और उसी तरह से हम लोगों ने भी ये गठबंधन बनाया है। इसमें 100 से ज्यादा पार्टी के लोग, छोटी छोटी पार्टियां मिलकर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया हुआ है। तो इसलिए साथियों,
आने वाले समय में, अभी ये शुरुआत भर है, आने वाले समय में ये बहुत बड़े पैमाने पर 6.5 लाख गांवों का और 15 लाख बूथों का संगठन खड़ा होगा। इसके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है सारे देश भर में। और ये जो सारे देश भर में अभी 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा चारों राज्यों में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? केवल कांग्रेस ही नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी ही नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है, बल्कि बहुजन मुक्ति पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और 32 राज्यों में कार्यरत पार्टी है। कम से कम जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, ये केवल महाराष्ट्र के लेवल की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत पार्टी है। और पिछले 50 साल से जो सामाजिक संगठन इस काम को और तैयारी करने का काम कर रहा है, वो भी उसके पीछे शक्तिशाली बनकर खड़ा है। तो इसलिए ये आने वाले समय में ये बहुत बड़ी ताकत होने वाली है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखकर वोट डालने का काम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे ये नई पार्टी है, इसको वोट देने से वोट हमारा फालतू चला जाएगा, जाया हो जाएगा। साथियों, मैं आप लोगों को ऐसा प्रस्तापित पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर प्रचार करते हैं और आप लोगों को गुमराह करते हैं और ये कहते हैं जीतने वालों को वोट देना चाहिए, हारने वालों को वोट नहीं देना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं गुमराह हो जाते हैं, अरे ये थोड़ी जीतने वाला है, इसको वोट देने से तो हमारा वोट फालतू चला जाएगा। ऐसा हमारे बहुत सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग कहते हैं, अरे तो जीतने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है जो लोग जीतने वालों को वोट देते हैं, मैं उस संबंध में एक बात आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने जीतने वालों को वोट दिया और वो जीत गया और जीतने के बाद उसके घर में जाओ और उसके घर में जाके कहो कि हमने आपको वोट दिया इसलिए आप चुनाव जीत कर आए, तो वो आपको कहेगा, जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो आपको कहेगा, क्या कहेगा? मैं जीतने वाला ही था, आप वोट देते तो भी मैं जीतने वाला था, आप वोट नहीं देते तो भी मैं जीतने वाला ही था। तो आपने जीतने वालों को वोट देकर एक वोट ज्यादा बढ़ा दिया, बस इतना फर्क है, जीतने वाला तो था ही मैं। ऐसा बोलकर आपको जूता मारता है। आप जो जीतने वालों को वोट देते हैं तो जीतने वाला क्या कहे, अरे मैं तो जीतने वाला ही था, आपने वोट दिया कि एक वोट ज्यादा हो, ऐसा कहकर आपको जूता मारता है। मगर जो आदमी हार गया, दूसरे नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया, चौथे नंबर पर आ गया, तो उसको अगले चुनाव जीतना है, अगले चुनाव में खड़ा रहकर जीतना है। तो आपकी समस्याओं का समाधान करने की चुनाव हारने के बाद भी कोशिश करेगा। तो मान लो आपके पास आपकी कोई समस्या पुलिस चौकी में आ गई और पुलिस चौकी में आपको काम पड़ा, तो जो हारने वाला कैंडिडेट है कामड़े, तो आप कामड़े के पास गए और कामड़े को आपने कहा, कामड़े साहब ये पुलिस चौकी में मेरा एक समस्या है, काम है, और उस काम को आप थोड़ा सा चौकी में जाके टेलीफोन कर दीजिए। तो वो टेलीफोन करेगा इंस्पेक्टर को कि मैं कामले बोल रहा हूं। तो इंस्पेक्टर बोलता है, कौन रे कामले हैं, कौन कामले? तो कामले बोलता है,
पिछले चुनाव में मैं विधानसभा में चुनाव लड़ रहा था ना, तो मुझे 20,000 वोट पड़े, तीसरे नंबर का कैंडिडेट था मैं। तो इंस्पेक्टर क्या कहता है, सर मैं आपका आवाज जानता हूं, मगर मोबाइल में आवाज बदल जाता है, नहीं तो आपका तो आवाज मैं जानता ही हूं, आपको मैं पहचानता ही हूं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बोलिए, आदेश करिए, मैं आपका काम करने के लिए इमीडिएट कर देता हूं। तो आपका काम जो है, वो जो हारने वाला आदमी है ना, वो तो टेलीफोन करेगा, और जो जीतने वाला आदमी है वो छोटे मोटे काम में नहीं करता। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये छोटे मोटे काम में नहीं करता। बड़ा कोई काम है क्या? कोई बड़ा, हमारे लोगों का साला छोटा ही काम रहता है, बड़ा काम तो रहता नहीं है। बड़ा कोई काम है क्या? तो बड़ा कोई काम है तो बोलो, तुम्हारा काम कर देता हूं, मेरा कमीशन भी फिक्स कर देता हूं, दोनों काम कर देता हूं। तो वो हमारा गरीब लोगों का, कमजोर लोगों का, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का कोई काम ऐसे लोग जो है वो करते नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो लोग चुनाव हारने के बाद भी आपकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि जिनको अगले चुनाव में चुनाव लड़ना है तो वो आपका काम करता रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को काम करना चाहिए और आप लोगों को वोट देने का काम करना चाहिए। यहां पर बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी ये प्रस्तापित लोगों की पार्टियां हैं, उनके कैंडिडेट भी प्रस्तापित होते हैं, वो हमारी समस्याओं का कोई समाधान करने का काम नहीं करते हैं। पिछले 70 साल से उन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया, संविधान होने के बावजूद समाधान नहीं किया। साथियों, अभी कांग्रेस के लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे, तो मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूं। इमरजेंसी किसने लगाई थी संविधान के विरोध में? इमरजेंसी जो है वो संविधान के विरोध में कांग्रेस ने लगाई थी, और संविधान के विरोध में इमरजेंसी लगाई थी। तो इमरजेंसी में क्या होता है मालूम है? संविधान को साइड में रख दिया जाता है, मालूम नहीं होगा आप लोगों को। संविधान को इमरजेंसी में साइड में रख दिया जाता है, और संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, वो अधिकार भी साइड में रख दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार को भी रद्द किया जाता है इमरजेंसी में। ये काम कांग्रेस के द्वारा किया गया था संविधान को सेट असाइड करने का। इसलिए जो लोग संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, ध्यान रखो, संविधान की रक्षा करने की जो बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा संविधान के विरोध में इमरजेंसी लागू की थी। तो उन लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए और उनकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। 60 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस ने राज किया। उन्होंने कुत्तों की गिनती की, जानवरों की गिनती की, जंगली जानवरों की गिनती की और तमाम लोगों की गिनती की, मगर ओबीसी की गिनती नहीं की। पिछड़े वर्ग के लोगों की ओबीसी की गिनती नहीं की। और इस वजह से ओबीसी के लोगों को जो 52% है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। अनुसूचित जाति जनजाति की तरह ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, मगर ये बात कांग्रेस के लोगों ने लागू नहीं होने दी। आप लोग सोचते होंगे कि आप तो कांग्रेस के विरोध में बोल रहे हैं। साथियों, क्योंकि हमारे लोग बीजेपी को वोट देते नहीं हैं, देते कांग्रेस को है, तो फिर कांग्रेस के बारे में तो नंगा करके बोलना पड़ेगा। बीजेपी के विरोध में हमारे लोग वोट देते कांग्रेस को, तो हमारे लोग गधे बनते हैं कांग्रेस के।
तो कांग्रेस के बारे में तो बताना पड़ेगा। जो लोग उनको गधे बनाते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि कांग्रेस ने तो 60 साल से ज्यादा राज किया, तो उन्होंने गिनती क्यों नहीं किया ओबीसी की? क्या उनको 60 साल में कभी ओबीसी का मुद्दा याद नहीं आया? हम लोगों ने ओबीसी के मुद्दे को नेशनल एजेंडे में लाया और मैंने इसको नेशनल एजेंडे में लाया। ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के मुद्दों को ये जाहिरनामा जो हम लोगों ने निकाला उसमें हम लोगों ने ओबीसी का मुद्दा डाला और इस वजह से कांग्रेस पार्टी के लोगों को हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो से इस मुद्दे को चुराना पड़ा। मुद्दे भी उनके पास नहीं है, वो मुद्दे भी हमसे ही चुरा रहे हैं। मुद्दे कौन लोग चुराते हैं? जो बददिमाग होते हैं, उनके पास कोई दिमाग नहीं होता है। अपने दिमाग से जब मुद्दे नहीं ढूंढ सकते तो दूसरों के बने बनाए मुद्दों में से ही मुद्दे चुरा लेते हैं। तो उन लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन्होंने पिछले 60-70 साल में ओबीसी की गिनती नहीं की, अगर उनको बहुमत मिला तो भी नहीं करेंगे। मगर दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अरे महाराष्ट्र के चुनाव में आप ओबीसी की गिनती करने का मुद्दा उठा रहे हो। ये मुद्दा तो महाराष्ट्र का नहीं है, तो नेशनल लेवल का मुद्दा है। ये मुद्दा केवल स्टेट लेवल का नहीं है, ये नेशनल लेवल का मुद्दा है। और नेशनल लेवल का मुद्दा मैंने आज तक नहीं देखा कि कांग्रेस के लोगों ने ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के लिए संसद को एक दिन बंद किया। अगर कांग्रेस के लोग चाहते तो संसद बंद कर सकते थे, एक दिन भी बंद नहीं करवाया। विरोधी पार्टी के लोग कांग्रेस के लोग हैं, अगर वो चाहते तो संसद बंद करवा सकते थे, एक दिन भी नहीं किया। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को कांग्रेस का ये जो वर्ग चरित्र है ये इसलिए बता रहा हूं कि ये ओबीसी विरोधी है। कांग्रेस का जो वर्ग चरित्र है वो माइनॉरिटी के भी विरोध में है। खासतौर पर सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो मुस्लिम है उसके विरोध में है। कांग्रेस के राज में 64,000 से ज्यादा फसाद हुए। कितने लोगों को पता है? मुसलमानों को पूछो, कांग्रेस के राज में 64,000 से ज्यादा फसाद हुए और लाखों मुसलमान फसाद में मारे गए सारे देश भर में। ये कांग्रेस के राज में हुए। कांग्रेस का सोच क्या है? मुसलमान जितना ज्यादा असुरक्षित रहेगा उतना ज्यादा हमको वोट देगा। अरे आप उनको मरवा रहे हो, वो कैसा वोट देंगे? कांग्रेस वालों पूछो, आप उनको मरवा रहे हो, वो आपको वोट कैसा देंगे? बोले राजनीति आपको समझ में नहीं आती। मुसलमानों को मरवाने से ही मुसलमान हमको वोट देते हैं। कैसा? वो बीजेपी को तो वोट दे नहीं सकते, फिर हमको वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि वो बीजेपी को तो वोट दे नहीं सकते, तो हमको वोट देने के बजाय कोई विकल्प है नहीं। इसलिए मुसलमानों को जितना असुरक्षित करोगे उससे क्या होगा? उससे वो असुरक्षित होगा और सुरक्षा के लिए वो हमारे साइड में झुकेगा। इसलिए कांग्रेस प्लानिंग बनाकर मुसलमानों के विरोध में फसाद करवाती है। इसलिए कांग्रेस का राज जितनी बार रहा उतनी बार सबसे ज्यादा मुसलमानों के विरोध में फसाद हुए। मैं बीजेपी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं, मगर बीजेपी की सेंट्रल में राज है, फसाद नहीं हो रहा है। बड़ी अजीब किस्म की बात है, फसाद नहीं हो रहा है। जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं बीजेपी वालों ने फसाद किया। जब कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का होम मिनिस्टर था। होम मिनिस्टर किसको बोलते हैं? जिसके नियंत्रण में पुलिस विभाग होता है। वो होम मिनिस्टर क्या कहता है? फसाद जब होता है बोलते इसमें बीजेपी का हाथ है। अरे तेरी सरकार है, तेरा प्रधानमंत्री है, तू खुद ही होम मिनिस्टर है, तेरे नियंत्रण में पुलिस है और तू खुद बोलता है कि इसके लिए बीजेपी और आरएसएस के लोग जिम्मेदार है। अगर तुम बोलते हो बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है और पुलिस तेरे नियंत्रण में है तो पकड़ लेगा। भाषण काय के लिए दे रहा? तू भाषण काय के लिए दे रहा है कि इसमें आरएसएस के लोगों का हाथ है? अरे भाषण काय को दे रहा? पकड़ लेना।
सरकार तेरी, पुलिस तेरी, उसके खिलाफ व्यवहार दाखिल कर ले, उसको जेल में पकड़ ले, उसकी जमानत होने मत दे। ऐसा तो कुछ करते नहीं है, ऐसा नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जितने असुरक्षित रहेंगे उतना वो बोलते हैं कि वो कांग्रेस के साथ में रहेंगे। ये उनकी पॉलिसी है, बड़ी अजीब किस्म की पॉलिसी है। ऐसी दुनिया में कई पॉलिसी होगी मुझे तो नहीं लगता। तो इसलिए साथियों, कांग्रेस हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के विरोध में रही हुई पार्टी है। बीजेपी तो खानदानी विरोध में है। बीजेपी जो है वो तो खानदानी विरोध में है। कांग्रेस जो है, नाम हमारा लेते हैं, बाप उनका वो है। नाम हमारा लेते हैं, बाप वो है। जब नाम हमारा लेते हैं, बाप कोई और है, तो उसको हरामी की औलाद कहते हैं। अब वो समझ में आ रहा है? ऐसा लगता है आप तालियां बजा रहे, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ज्यादा तो नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। नाम हमारा लेते हैं, बाप कोई और है, इसका मतलब है हरामी की औलाद है। तो हम लोगों को अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए खुद ही लड़ना होगा। अगर मान लो कि जो लोग अत्याचार करने वालों को, अन्याय करने वालों को, जो हक और अधिकार छीनने वालों को अपना प्रतिनिधि और अपनी पार्टी मानते हैं, मैं उनको गधा मानता हूं, मैं उनको मूर्ख मानता हूं। और ऐसे लोगों के द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने कैंडिडेट, अपनी पार्टी होनी चाहिए। देखो, वोट किसको देना चाहिए? अपनी पार्टी होनी चाहिए, अपने कैंडिडेट होने चाहिए, अपना उद्देश्य होना चाहिए, अपनी विचारधारा होनी चाहिए, अपना कार्यक्रम होना चाहिए। इतनी सारी बातें अपनी होनी चाहिए, उसको हमको वोट देना चाहिए। बीजेपी उनकी है, कांग्रेस भी उनकी है, तो हमारी तो है ही नहीं। तो उनको वोट देने का क्या मतलब है? तो उनको वोट देने का मतलब है दुश्मनों को वोट देने का। और दुश्मनों को वोट देने से दुश्मन ताकतवर होगा। दुश्मन ताकतवर होगा तो ज्यादा अत्याचार करेगा, ज्यादा अन्याय करेगा। ज्यादा अत्याचार और ज्यादा अन्याय करने के लिए हमें अपने दुश्मनों को ताकतवर बनाने का काम नहीं करना चाहिए। अरे, आपका वोट देने से दुश्मन ताकतवर होता है। इतने लोगों को यह बात समझ में आती है कि आपका वोट देने से एमएलए चुनकर जाता है, आपका वोट देने से एमपी चुनकर जाता है, और एमएलए जिनके ज्यादा चुनकर आते हैं उनका मुख्यमंत्री हो जाता है, जिनके मेंबर पार्लियामेंट ज्यादा चुनकर आते हैं उनका प्रधानमंत्री हो जाता है। तो इसलिए जब आपकी संख्या 85% है तो आपका एमएलए चुनकर जाना चाहिए, आपका एमपी चुनकर जाना चाहिए। अगर आपके एमएलए ज्यादा चुनकर गए तो मुख्यमंत्री आपका होगा, आपका एमपी अगर चुनकर गए ज्यादा तो आपका प्रधानमंत्री होगा। अगर आपके ही मुख्यमंत्री हो, आपके ही प्रधानमंत्री हो, तो आपकी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार बनेगी। ऐसा आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अरे 100 में 50 ही आपके वोट है, आप ही अपने दुश्मनों को चुनवा कर भेजते हो। मूर्खता की भी कोई हद होनी चाहिए। आदमी को थोड़ा बहुत मूर्ख होना चाहिए, गधा होना चाहिए, मगर इतना मूर्ख कैसे होना चाहिए कि अपने दुश्मनों को ही चुनने का काम करे, अपने विरोधियों को चुनने का काम करे, अपने हक और अधिकारों का हरण करने वाले लोगों को चुनने का काम करे। ये कोई समझदारी की बात तो है नहीं। इसलिए साथियों, मैं आपको आखिरी अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के जो कैंडिडेट यहां पर खड़े हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के जो कैंडिडेट यहां खड़े हैं, पुरस्कृत उम्मीदवार है गुलाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ खान, इनको आप लोग यहां वोट दीजिए और उनको चुनवा कर लाने का काम करिए। मैं आखिरी बार आप सभी लोगों को, खान साहब को, गुलाम मोहम्मद साहब को वोट देने के लिए अपील करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।